नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई। विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए। धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालातों पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही पूछा गया कि वहां क्या बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उठाए सभी सवालों पर जवाब दिया। अमित शाह ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर कहा कि उपयुक्त समय पर कर दिया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि जितना काम पूर्व की सरकारों ने 4 पीढ़ियों में किया है, उतना काम हमने 17 महीनों में कर दिया है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परंपराएं बदल रही हैं। पहले यहां सिर्फ 3 परिवारों के लोग राज करते थे, अब यहां के सामान्य लोग शासन करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि किसके दबाव में धारा 370 को इतने दिनों तक बनाए रखा गया। इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। ये हमारा वादा था। 1950 से वादा था और नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही हमने इसे पूरा कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि धारा 370 पर 17 महीने में विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 सालों तक आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों तक जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाले बताएं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान AIMIM के सांसद ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, लेकिन उधर केंद्र वहां के कैडर को खत्म कर रही है। आखिर सरकार की मंशा क्या है? इस पर शाह ने कहा कि ओवैसी साहब, आपके मन में सब कुछ हिंदू मुस्लिम है। गृह मंत्री ने कहा कि ओवैसी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान अफसरों की संख्या कम है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अफसरों को भी हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटेंगे? क्या हिंदू अफसर मुस्लिम नागरिक से बात नहीं कर सकता? मुस्लिम अफसर हिंदू नागरिक से सवाल नहीं पूछ सकता है क्या? आप अफसरों को भी धर्म के आधार पर बांटेंगे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि अभी जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए, कोई गोली नहीं चली। आज जो लोग ग्राम प्रधान और पंचायत के लिए चुने गए हैं, वे कुछ दिन बाद राज्य के MLA बनेंगे। शाह ने कहा कि हमने 1500 करोड़ रुपए पंचायत को दिए ताकि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास हो सके। खनन का अधिकार भी दिया। अभी LG ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि 17 महीने में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई काम हुए। पनबिजली परियोजनाओं में 3490 मेगावाट का काम हुआ है। लगभग सभी घरों को बिजली दी गई है। 3,57,000 परिवारों को बिजली मिली है। हर किसान को 6,000 रुपए उनके खाते में मिल रहा है। 8 लाख छात्रों को DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जा रही है। आज बच्चों के हाथ में बंदूक की बजाय बैट है। साल 2020 तक कश्मीर को रेल सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री ने कहा कि मनीष तिवारी ने 18 साल में बंद हुए उद्योगों का आंकड़ा 17 महीनों में डाल दिया है। अमित शाह ने कहा कि मनीष तिवारी पंजाब, राजस्थान का डेटा सामने लेकर आए। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2022 से पहले 25,000 नौकरियां बेरोजगारों को दी जाएंगी। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खौफ दिखाकर 3 परिवार लगातार राज करते रहे। लोगों की जमीनें छीने जाने का खौफ दिखाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि वे संसद से कहना चाहते हैं कि किसी की जमीन नहीं जाएगी। सरकार के पास पर्याप्त जमीन है उद्योगों के लिए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 29,030 कनाल का लैंड बैंक तैयार किया है। इससे उद्योगों को जमीन दी जाएगी। अमित शाह ने सदन में कहा कि इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। अफवाहें न फैलाई जाएं। आप 2G 4G की बात करते हो, आपने तो मोबाइल फोन ही बंद कर दिए थे 20 साल तक के लिए। स्कूल किसके टाइम जले, मुझसे हिसाब मांग रहे हो। गृह मंत्री ने सदन में कहा कि 44,000 कश्मीरी पंडितों को 13,000 रुपए हर महीने सरकार देती है। उन्होंने कहा 3,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी गई हैं। 2022 में 6,000 कश्मीरी पंडितों को घर के साथ बसाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर 70 साल में आपने कुछ दिया है तो बताइए। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से अपील की कि जम्मू कश्मीर को राजनीति का मुद्दा न बनाएं, कुछ दूसरे मुद्दों पर 2-2 हाथ कर लें, जमीनें छीने जाने का खौफ निकाल दें। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खौफ दिखाकर 3 परिवार लगातार राज करते रहे। लोगों को जमीनें छीने जाने का खौफ दिखाया गया। गृह मंत्री ने कहा कि वे संसद से कहना चाहते हैं कि किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। सरकार के पास पर्याप्त जमीन है उद्योगों के लिए। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का राजनीतिकरण न करें। यदि आप एक राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मैदान में आएं और मुकाबला करें। कोई भी डरा हुआ नहीं है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे देश का एक संवेदनशील हिस्सा है। इस सदन की जिम्मेदारी है कि उनके जख्मों को न कुरेदा जाए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नफरत को इस कदर सामान्य कर दिया गया है कि हमारा प्रिय खेल भी इसकी चपेट में आ गया है।
भारत हम सभी का है, उन्हें हमारी एकता भंग मत करने दीजिए। कांग्रेस नेता ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब दिग्गज घरेलू क्रिकेटर वसीम जाफर पर उत्तराखंड टीम का कोच रहते हुए धार्मिक आधार पर चयन को प्राथमिकता देने का आरोप लगा है। जाफर ने चयन में दखल और चयनकर्ताओं तथा उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। आरोप लगने के बाद जाफर ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को कहा था, जो सांप्रदायिक पहलू लाया गया है वह बहुत दुखद है। जाफर को पूर्व भारतीय कप्तान और कोच अनिल कुंबले का समर्थन मिला, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति के प्रमुख भी हैं। इसके अलावा पूर्व भारतीय खिलाड़ियों इरफान पठान और मनोज तिवारी तथा मुंबई के पूर्व बल्लेबाज शिशिर हनगड्डी ने जाफर का समर्थन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों के मुद्दे के जरिए निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए किसान कानून पर यू टर्न लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनके चुनावी वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। हमें उम्मीद थी कि अपनी पंजाब सरकार से किसानों को राहत दिलाएंगे, 3 कानूनों में कुछ कमी निकालेंगे, दिखाएंगे यह किसान विरोधी हैं। बता दें कि केंद्र सरकार पर सांठगांठ वाले पूंजीवाद को बढ़ावा देने के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि गरीब लोग और देश की आम जनता सरकार के मित्र हैं और वह उन्हीं के लिए काम करती हैं। सीतारमण ने 2021-22 के बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत गरीबों, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद 1 साल के लिए दी, जिसके 1 वर्ष बाद लौटाने या चुका नहीं पाने की स्थिति में समय लेने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि देश के 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया। हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार की शाम एक निजी कॉलेज के पास एक कुश्ती अखाड़े में हुई गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई तथा 2 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत नाजुक है। रोहतक के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने पहले कहा था कि घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोगों का उपचार चल रहा है। हालांकि बाद में रोहतक के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। शर्मा ने कहा, घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हमने दलों का गठन किया है। रोहतक रेंज के आईजी संदीप खिरवार ने बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञ और पुलिस जांचकर्ता घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस संबंध में एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में एक कुश्ती कोच भी शामिल है। उन्होंने बताया कि घायलों में 3 वर्षीय एक बच्चा भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक कुश्ती के एक कोच ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू की, लेकिन सटीक विवरण का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखाड़े में कुश्ती सिखाने वाले कुछ लोगों के बीच दुश्मनी इस घटना का कारण हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 दिन बाद इनमें कोरोना के लक्षण दिखे, जिसके बाद तीनों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। तीनों डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन्हें एहतियातन होम आइसोलेट कर दिया गया है। अभी तक इन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाई गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश पठानिया ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन को संक्रमण से नहीं जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दवा लगने के बाद 3 से 4 महीने तक एंटीबॉडी बनाती है। वैक्सीन के असर या बेअसर होने का इससे कोई संबंध नहीं है। बताया गया है कि वैक्सीन की पहली खुराक मिलने के बाद से डॉक्टर नियमित रूप से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। माना जा रहा है कि इलाज के दौरान वे कोरोना संक्रमित हो गए। डॉक्टर पठानिया ने बताया कि उनके संपर्क में आने वाले मरीजों की कोई जानकारी नहीं है। हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण 16 जनवरी को शुरू किया गया था। वैक्सीन पाने वाले पहले स्वास्थ्य कर्मी हरदीप सिंह थे, जबकि आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनक राज दूसरे नंबर पर थे, जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। राज्य भर में 27 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से अभी तक राज्य को 93,000 खुराक मिली हैं। जल्द यहां दूसरे चरण का अभियान भी शुरू होने जा रहा है। नमस्कार।